हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका था लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारे जो साइंस की इसके साथ जो समान अध्ययन की सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, उसमें हमारा जो समान अध्ययन का जो भाग है ये भाग 9 है ना। और इसके साथ साथ जो साइंस की भी हमारी सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, आप वहां भी उसको भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस हमारी वीडियो को पूरे सीरीज को अच्छे से देखते हैं तो आपके काफी अच्छे यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में काफी इसका बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सीधे हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। और आपका जितना भी क्वेश्चन सही होता है आप लोग सभी का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना पूरा दे सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन के आंसर पे सीधे आते हैं। क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1 होगा या 2, 3 या 4? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन ए है सही होगा। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अनुच्छेद 1 में यानी भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 2 की बात करें, इसमें क्या है? इसमें नागरिकता है। ठीक है, इसमें नागरिकता है। उसके 3 की बात करें, 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है? 3 में मौलिक अधिकार है। और अगर भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो आपको ये सभी भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या है? निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? धर्म का अधिकार या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? अगर हम बात करें संविधान का दिल की बात बोल रहा है ये, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने इन्होंने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है या अगर राज्य सरकार आपके मौलिक अधिकार को हनन करती है, छीनती है, तो आप इस अनुच्छेद 32 के द्वारा, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो इस अधिकार को उपचारों का अधिकार कहा था किसने? अम्बेडकर जी ने। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक का हुआ था, तेग बहादुर या हरगोबिंद या फिर जो ऑप्शन डी है गोविंद सिंह? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे। ठीक है, किसके? सिख जो गुरु थे उनमें इनका 10वां नंबर था गोविंद सिंह का। और इनका जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1666 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद या फिर छांदोग्योपनिषद? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था उपनिषद से। कौन सा उपनिषद होगा? मुंडकोपनिषद। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपनिषद है वो किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, जो उपनिषद है ये किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है ना। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषद किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। और हमारा 5वां क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, आपके हर बार एग्जाम में आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। जो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में,
वो कौन लोग थे? 8 मंत्री थे, या फिर 8 तेलुगु कवि थे, या फिर 8 महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय अगर आप देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के उसमें ये तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से संबंधित थे, और इसमें जो 8 दिग्गज इनके टाइम पे रहते थे, और उनको 8 तेलुगु कवि कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पाक जल संधि किस 2 देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, या भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान, या पाकिस्तान और ईरान? तो जो पाक जल संधि आपका भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक बात, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छे से ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आपको जहां लगे कि हमें इसको नोट डाउन भी करना चाहिए तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। खादर और भांगर, खादर और भांगर किस मृदा के प्रकार हैं? एलुवियल मृदा, काली मृदा, लैटराइट, या फिर लाल मृदा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एलुवियल मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहते हैं एलुवियल मृदा को। अच्छा, जो इसमें एक और क्वेश्चन अगर हम पूछें, सबसे उपजाऊ मृदा कौन होती है? जलोढ़ मृदा होती है। ठीक बात। एक बात और बताइए, काली जो मृदा है इसके बारे में फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मृदा में कौन सा फसल होता है? कपास का फसल हम काली मृदा में क्या करते हैं? हम उगाते हैं। और काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है काली मृदा को, क्योंकि काली मृदा जो होती है, काली मिट्टी होती है, ये ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसके दौरान जो लावा जो जमीन के बाहर आता है तो उसके दौरान काली मृदा का निर्माण हुआ था। और ये मृदा जब पानी की कमी होती है तो ऑटोमेटिक या स्वतः ही उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जैसे ही जो उसके पानी आता है धीरे धीरे उस पानी को एब्जॉर्ब करके और ये पूरी तरीके से उपजाऊ हो जाती है। इस तरीके की जो ये क्रिया है उसे हम जो स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। और इसमें कपास का जो फसल है सर्वोत्तम माना जाता है उगने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो 8वां क्वेश्चन है नंबर, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ऑक्सीजन है कि गंधक, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। ठीक है, आगे बढ़िए, फटाफट आंसर देते रहिए, आगे बढ़िए फटाफट। क्वेश्चन है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी हैं? क्यों बढ़ी हैं? देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वार्षिक वर्षा में वृद्धि, बांधों में गाद अधिक जमने से, या फिर अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। और हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, धूम केतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, या बृहस्पति? आपको पता है जो हमारा सूर्य है वो सेंटर है, और सभी ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो गए, चाहे उनके और भी जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, वो सभी इनका क्या करते हैं? सूर्य का परिक्रमण करते हैं। तो याद रखिएगा किसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी। किसका परिक्रमण करते हैं? धूमकेतु सूर्य का। ठीक है, चलिए जो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रधान मध्याह्न रेखा, रेखांश, या फिर ऑप्शन 2 है कर्क रेखा अक्षांश, या जो तीसरा इसमें कथन दिया हुआ है भूमध्य रेखा अक्षांश। इसमें से कौन सा सही होगा आपको इसमें चूज करना है। तो 1 तथा 2 होगा, या 1 तथा 3, या 2 तथा 3, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम भूमध्य रेखा अक्षांश की बात करें तो आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सत्य है। अब कर्क रेखा अक्षांश की बात करेंगे, भूमध्य रेखा नॉर्थ की ओर 23.5 डिग्री आप जाएंगे तो इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। और इतना ही अब नीचे आएंगे साउथ में, यानी दक्षिण दिशा में आएंगे तो मकर रेखा होगा। और प्रधान मध्याह्न रेखा जहां से आपका टाइम जोन लिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका तीनों जो ऑप्शन है यानी
1 2 3 इसमें सभी विकल्प सही होंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसमें, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। किसकी प्रतिरूप है भाई, शीतोष्ण वनों के, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के, या सवाना के, या गुल्म भूमि के। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियां इन एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं जहां उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए 15 अगस्त 2021 को ये आपका करंट से क्वेश्चन हुआ है ये। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे जो भारत सरकार है ये आज के समय पे काफी सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा काफी दे रहा है, और इसके कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जो काफी सारे पैसे हम जो ऑयल को बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, तो उस पे जो हमारी खपत है उसको कम करने के लिए हम ज्यादातर अपने यहाँ सौर ऊर्जा को विकसित कर सकें। तो इस तरीके से इसमें कुछ लक्ष्य रखा गया है ताकि हम आगे आने वाले समय पे हम ऊर्जा पे काफी हम स्वतंत्र हो सकें। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 2047 या 2030, 2022 या 2045। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2030, ऑप्शन बी। ठीक बात, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है। पूंजी पूर्ति में कमी, या फिर पूंजी पूर्ति में वृद्धि, या वस्तु की पूर्ति में कमी, या फिर सरकारी पूंजी में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन बी, पूंजी पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। कई दफा 100 चक्कर अगर हम बात करें तब भी कम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, या फिर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, या ऑप्शन सी है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। इसका एक जो बेसिक टर्म है इससे आप क्या समझते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या, थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहीं कहीं पे कई बार क्वेश्चन इसमें आता है कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, तो याद रखिएगा कहीं अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी बोले या फिर छिपी हुई बेरोजगारी बोले तो दोनों का नाम सेम है। मतलब ये है, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उस अगर वो काम मान लीजिए 5 आदमी उसको मिलके कर सकते हैं, उस काम को 5 आदमी मिलके उस काम को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसमें हम 5 और आदमी को बढ़ा दिए, ठीक है, उस काम को करने के लिए हम 5 और आदमी को बढ़ा दिए, तब भी काम उतना ही हो रहा है। मतलब क्या है, उस काम को पहले 5 लोग करते थे और 5 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, यानी अब कितने कर रहे हैं, 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो काम पहले 5 लोग करते थे और वो काम 10 लोग अब कर रहे हैं, तो जो लोग पहले 5 लोग काम करते थे काम उतना ही होता था जितना अभी हो रहा है जो 10 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो 5 लोग एक्स्ट्रा आए हैं काम करने, उनका वहां पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उनकी जो उत्पादकता है वो कम है, यानी जो उसका उसमें जो योगदान है कम है। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है वो उसको कहते हैं छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। बात समझ में आई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 21 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी या 15 मार्च। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 28 फरवरी, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़िए। पर्यावरण में शामिल है, पर्यावरण में क्या क्या शामिल है बताइए फटाफट, 1 सेकेंड चाहे हो। ठीक, अजैव कारक, जैव कारक, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या जैव और अजैव कारक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अजैव और जैव कारक। ठीक है, चलिए और हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होता है? दालचीनी से, इलायची से, या फिर लौंग से, या फिर धनिया से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लौंग से। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम, और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? टाइफून प्रायः आते हैं, किसमें आते हैं टाइफून? मैक्सिकन खाड़ी में, हिंद महासागर में, या उत्तर ध्रुवी महासागर में, या फिर चीन और जापान के समुद्र में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चीन और जापान के समुद्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, या फिर आरकोट, या सूरत। तो 1613 में अगर आप देखेंगे जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री अपनी स्थापित करी थी वो था सूरत में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मेयो ने, या लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, आगे बढ़िए। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, या फिर लॉर्ड कैनिंग के, या सर हेनरी हार्डिंग, या फिर लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है। लॉर्ड डलहौजी का एक अब देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो राज्य हड़प नीति लागू की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। राज्य हड़प जो नीति लागू किया गया था किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। और हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू ने, या फिर भैरव चंद, या ए एंड बी यानी दोनों, या फिर ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी सिंधु कान्हू और भैरव चंद। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? नेहरू समिति ने, या साइमन कमीशन ने, या फिर क्रिप्स मिशन ने, या फिर कैबिनेट मिशन ने। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नेहरू समिति ने। ठीक है, चलिए अपने हम 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था? किसके बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आपका आज का ये इतना क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन था। अब आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इसका पार्ट 10 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो हमारी वीडियो है पसंद आ रही होगी, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब भी करिए। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करिए, ताकि जो हमारी वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, नियमित रूप से मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद एंड जय हिंद। बाद में